नमस्कार सभी को। जैसे कि हमने पिछली क्लास में मौलिक अधिकारों को पढ़ना स्टार्ट किया था। मौलिक अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार क्या है, भांति भांति के हमने क्या किए, अधिकारों के बारे में जाना। यानी कि विधिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, इन सब के बारे में जाना। फिर मौलिक अधिकारों का इतिहास जाना, किस प्रकार से एक विश्व में अधिकारों का जन्म हुआ। यानी कि यूके में 1215 से लेकर 1215 में जब मैग्ना कार्टा वहां से अधिकारों की शुरुआत हुई, और फिर 1688 क्रांति में या 1679 में जब क्या आया, बिल ऑफ राइट्स आया, वहां से अधिकारों की शुरुआत हुई। फिर अमेरिका में देखा गया हमने, जब उनका संविधान लागू हुआ तो उस समय अमेरिकी नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए थे। उन्होंने पहले 10 संवैधानिक संशोधन करके क्या दिया गया, पहले मौलिक अधिकार दिए गए। फ्रांस में देखा, जो समानता, समता और बंधुत्व का जो अधिकारों के बारे में आगे बढ़ाया। और रूस की क्रांति में जो सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को क्या मिला, बढ़ावा मिला। इस प्रकार से हमने भारत में देखा 1895 में भारत में देखिए मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज बिल में कि यहाँ होनी चाहिए समानता, होनी चाहिए समानता का अधिकार हो। फिर नेहरू रिपोर्ट में कहा गया 1928 में, जो नेहरू रिपोर्ट आई। और फिर जब 1931 में पहली बार औपचारिक रूप से कांग्रेस ने क्या किया, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पेश किया। कहाँ पर, कांग्रेस की जो बैठकें होती थी। 1940 में मौलिक अधिकारों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, बनाना स्टार्ट कर दिया गया। और जब हमारे मौलिक अधिकार बने, यानी कि मौलिक अधिकार बन गए और जब संविधान लागू हो गया, तो भारत को 7 प्रकार के अधिकार दिए गए। लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को क्या कर लिया गया, मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं हमारे भाग 3 में, आर्टिकल है 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से ये प्रभावित है, यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या है, ये प्रभावित है। तो आर्टिकल हमने 12 और 13 पढ़ लिया था। 12 में बताया गया था राज्य की परिभाषा, उसके बारे में पढ़ा भी, राज्य में कौन कौन शामिल है। आर्टिकल 13 में बताया गया 3 क्लॉजेस थी, संविधान से पूर्व विधियां, संविधान के पश्चात विधियां। और जो आर्टिकल 13(3)A में दी गई है, विधि की परिभाषा क्या होगी, उससे संबंधित वाद। चाहे हमने शंकरी प्रसाद का मामला पढ़ा हो, चाहे बेला बनर्जी का मामला पढ़ा हो, चाहे गोलकनाथ का मामला पढ़ा हो, चाहे केशवानंद भारती मामला पढ़ा हो, तो इन सब के बारे में हमने जान लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, और आपके समझ में भी अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपने वाद हुए जो अच्छे से समझ लिया, तो क्या होगा, आपकी संविधान, जो भारतीय संविधान है, उसकी समझने की जो क्षमता होगी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से वास्तव में मूल अधिकारों की क्या होती है, शुरुआत होती है। यानी कि पहले हम स्टार्ट करते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18। वर्तमान में कितने, 6 अधिकार हैं। समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो आज हम जो पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समता का अधिकार, यानी कि इसमें भारतीय नागरिकों को या विदेशियों को किस किस प्रकार की समानता दी गई है, उनके किस प्रकार से राइट्स दिए गए हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल 14, पहले एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 बात करता है दोनों के लिए। दोनों का मतलब है यहाँ पर भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक व विदेशी दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए समानता का व्यवहार करता है। समानता का व्यवहार, यानी कि कहने का भाव ये, जो आर्टिकल 14 है वो भारत के नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए दिया गया है भारतीय संविधान में। कुछ ऐसे राइट्स है जो सिर्फ किसको प्राप्त है, भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो आर्टिकल है, ये दोनों से दो सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को। यानी कि इन ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है,
इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं विदेशियों के, और जो शिक्षा व संस्कृति का उसमें भी उनके अधिकारों को रोका जा सकता है। एक बार क्वेश्चन यही आया एग्जाम में, तो क्वेश्चन क्या आया, भारतीय नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार मिले हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30। आगे पढ़ेंगे एक एक करके इनमें क्या लिखा हुआ है, क्यों ये समझेंगे भी ये सिर्फ भारतीयों को ही क्यों प्राप्त है, विदेशियों को हमने क्यों नहीं दिए। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 की, तो इसमें क्या कहा है, ये दोनों के लिए है, नागरिक और विदेशी दोनों के लिए समानता का क्या करता है, ये व्यवहार का उपबंध करता है, इसको दोनों के लिए है। तो इसमें दो बातें लिखी हुई है, एक एक बात को हम पढ़ेंगे आसानी से, समझेंगे आसानी से, ध्यान से सुनना है। इसमें दो बातें कही गई है, दो प्रकार की हमको क्या दी है, समता। दो प्रकार की समता कौन सी, पहली है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और एक जो इसका वर्णन करता है, ये करता है विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। यानी कि जो समता का अधिकार है आर्टिकल 14 क्या करता है, दो प्रकार की समता देता है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। क्वेश्चन एक तो यहाँ यहीं से आते भी, कहाँ से लिया गया है, विधि के समक्ष समानता है क्या, ये कहाँ से ली गई है, यूके से, और जो ये जो विधि के समान संरक्षण लिया गया, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। एक क्वेश्चन तो यही बनता है। फिर समझते हैं अभी होता क्या है, विधि के समक्ष समानता क्या है और विधि के समान संरक्षण क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो विधि, पहले इसको पढ़ते हैं हम, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है, चाहे इसमें कोई गरीब है, अमीर है, किसी भी धर्म से संबंधित है, कोई भी उसकी जाति है, कोई भी उसका लिंग है, विधि के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि विधि के समान सारे समान, विधि के समक्ष क्या है, समता का अधिकार है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री कोई अपराध करता है और एक चपरासी भी कोई अपराध करता है, तो उनको सजा दोनों को क्या मिलेगी, एक समान मिलेगी। तो ये किसका प्रावधान करता है, विधि के समक्ष समता का। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, डाइसी ने बताया था रूल ऑफ लॉ, यानी कि हमारे क्या चलता है, किसी व्यक्ति की नहीं चलती, ना ही किसी समूह की चलती, हमारे किसकी चलती है, संविधान की। और संविधान में जो विधियां हैं उसके अनुसार किसके सबको साथ क्या किया जाता है, समान क्या दिया जाता है, समानता का अधिकार दिया जाता है। यानी कि सबके साथ क्या किया जाता है, इसमें समान व्यवहार, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा किसी से संबंधित, सबके साथ क्या है, समान व्यवहार किया जाएगा। इसमें इस अधिकार को बोला जाता है नकारात्मक, यानी कि ये जो विधि के समक्ष समता है, ये क्या कहता है, नकारात्मक राज्य की ये क्या करता है, स्थापना। नकारात्मक राज्य होता है, एक होता है सकारात्मक राज्य। नकारात्मक राज्य उसे बोलते हैं जो व्यक्तियों के निजी मामलों में या व्यक्तियों के मामले में कम से कम क्या करे, हस्तक्षेप करे। यानी कि राज्य किसी व्यक्ति का भला करने के लिए उसमें कोई भी विधि का निर्माण नहीं करेगा, या किसी गरीब वर्ग को ऊपर उठाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करेगा। एक होता है सकारात्मक, ये अधिकार कैसा है, सकारात्मक, इसको बोला जाता है सकारात्मक अधिकार या सकारात्मक राज्य की ये क्या करता है, स्थापना करता है। सकारात्मक वो होता है जो कोई वर्ग क्या रह गया है, वंचित रह गया किसी भी सुविधाओं से, या उसके साथ बहुत पहले भेदभाव हुआ हो, तो उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए क्या कर सकता है, राज्य उनके लिए कानून विधि बना सकता है, यानी कि असमानता का व्यवहार वो कर सकता है। इस वजह से जैसे आपने देखा हुआ आरक्षण का जो अधिकार दिए गए हैं, आरक्षण से संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं, वो किसके तहत है, विधि के समान संरक्षण। ये दोनों हमने इसलिए रखे संविधान में क्योंकि एक तो विधि के समक्ष सब बराबर हो, और क्योंकि पहले प्राचीन काल से लेकर निम्न वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा था, तो उस वर्ग को भी क्या उठाना था, ऊपर उठाना था। इसलिए क्या कहा गया, सकारात्मक अधिकार भी हमने रखना पड़ा, यानी कि राज्य कुछ मामलों में हस्तक्षेप करके क्या कर सकता है, उनका विकास कर सकता है। क्योंकि देश के विकास के लिए सभी वर्गों का विकास होना जरूरी है, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। तो क्या समझे, विधि के समक्ष समता, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। विधि के समान संरक्षण का मतलब है कि राज्य कुछ वर्गों को ऊपर उठाने के लिए क्या कर सकता है, असमानता का व्यवहार वो कर सकता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद आते हैं, अपवाद क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा, जो समता का अधिकार है
संविधान ने दिया तो क्या है, सबको समान, यानी कि समानता सबके लिए बराबर है। लेकिन फिर भी कुछ मामलों में क्या किए जाते हैं, अपवाद किए जाते हैं। अपवाद के विषय किस मामलों को किसी वर्ग को ऊपर उठाया जाता है, तो कौन से मामले ऐसे कौन से आर्टिकल है जो विधि का जो समान, विधि के समक्ष जो समानता उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 15(3), आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं और बच्चों के लिए संरक्षण प्रदान कर सकता है, यानी उनके लिए कोई भी नियम बना सकता है, यानी कि महिलाओं व बच्चों के लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए क्या कर सकता है, कोई भी अधिनियम बना सकता है उनकी स्थिति को क्या करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए। एक अपवाद, ये एक अपवाद आपने सुना होगा, कल हम पढ़े थे, आपने एक मामला सुना होगा चंपकम दोई-राजन का। उसमें क्या था, जिसके तहत SC ST व ओबीसी को क्या कर दिया गया था, सरकारी शिक्षण संस्थानों में क्या दे दिया गया था, आरक्षण दे दिया गया था। वो मामला पिछली क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास देखो एक बार, तभी आगे ये समझ में आएगा। उसके बाद 16(4) भी क्या करता है, SC ST व OBC को सरकारी नौकरियों में क्या देता है, ये आरक्षण देता है। यह सरकारी शैक्षणिक स्थानों में, और ये किस कहाँ देता है, सरकारी नौकरियों में। 16(4) एक आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 361, ये जो संबंधित है राष्ट्रपति और राज्यपाल से। राष्ट्रपति व राज्यपाल को क्या देता है, विशेषाधिकार देता है, यानी कि इनके कुछ आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनसे ज्यादा इनको क्या मिले हैं, विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो क्या अधिकार मिले हुए हैं, एक तो अधिकार ये है, इनको विशेषाधिकार ये है कि जब भी अपने पद पर रहते हुए काम करेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, कभी भी न्यायालय के प्रति ये उत्तरदायी नहीं रहते, यानी कि जो इन शक्तियों का ये प्रयोग करते हैं न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। एक क्या विशेषाधिकार है, एक विशेषाधिकार दिया है, जब तक ये अपने पद पर रहेंगे इनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। यानी कि दो प्रकार के मामले होते हैं, एक फौजदारी और एक दीवानी। फौजदारी में आते हैं आपराधिक मामले, यानी कि हत्या कर देना या कुछ ऐसा मामला, हत्या कर देना, बलात्कार कर देना, ये किसमें आपराधिक मामले, इनके पद पर रहते हुए क्या नहीं किया जाएगा, इनको कभी भी बंदी नहीं बनाया जाएगा। और एक होता है दीवानी मामला। दीवानी मामला अगर चलाना है राष्ट्रपति के खिलाफ और राज्यपाल के खिलाफ, तो क्या करना पड़ेगा, 2 महीने पहले, यानी कि 2 महीने पहले क्या देना पड़ेगा, अग्रिम नोटिस देना पड़ेगा। 2 महीने पहले ही क्या देना पड़ेगा, नोटिस, तभी कार्यवाही स्टार्ट हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये क्या करती है, आम नागरिकों को और जो इनको अधिकार दिए गए उनमें क्या करती है, ये भेद करती है। यानी कि एक आर्टिकल 361, एक आर्टिकल सुना होगा आपने 105, जो किसके लिए है, एमपी को क्या दिया जाता है, कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जब भी इलेक्शन होंगे, अब 2024 में क्या होने हैं, इलेक्शन होने हैं, तो कुछ एमपी बनेंगे, तो जब वो एमपी बन जाते हैं तो उसको आम नागरिक से ज्यादा क्या दिए जाते हैं, विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जैसे एक अधिकारी को ये मिलता है, जब भी अधिवेशन चल रहा होता है तो क्या करते हैं, सदन की कार्यवाही में कि जब भी चल रही है तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि जब भी सदन की कार्यवाही चलती है तो उसके बीच में इनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो भी ये वहाँ पर बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, इनको कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर आपने देखा भी हमारा संसद का जो जब भी लोकसभा का अधिवेशन होता है तो उसमें कई एमपी ऐसे आ जाते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, उनको बंदी नहीं बनाया जाएगा। और आपने देखा भी होगा, जब एक बार एमपी बन गया तो उसके पीछे कितनी पावर आ जाती है, यानी कि जब भी कोई रैली करनी है या किसी गांव में आ रहा है तो क्या होगा, 10 गाड़ी आगे चलेगी, 10 गाड़ी पीछे चलेगी और बीच में होगा। यानी कि जनता ने क्या किया था, अपनी सेवा के लिए बनाया था, लेकिन क्या करवा रहा है, उल्टा ही जनता से सेवा करा रहा है। कहने का मतलब क्या है, विशेषाधिकार, इनको क्या दिए गए हैं, कुछ विशेषाधिकार दिए आम नागरिक से, जो आम नागरिकों को नहीं मिलते। इसी प्रकार से 194 आर्टिकल के तहत क्या है, एमएलए और एमएलसी को क्या दिए गए हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं। लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि कई राज्यों में क्या जो विधानमंडल बनते हैं, 2 ही सदन होते हैं, यानी कि वहाँ पर विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी। जैसे हम देखें वर्तमान में तो 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषदें हैं। 28 राज्यों में विधानसभा तो है ही है, साथ में 28 राज्यों में 6 में क्या है, विधान परिषदें बनी हुई है। जैसे यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है,
कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में। इनमें क्या है, 6 राज्यों में विधान परिषद बनी हुई है। विधान परिषद यानी कि जहां पर जो मेंबर कौन से बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब आगे इनके बारे में पढ़ेंगे हम भाग 6, इनके बारे में खूब पढ़ेंगे, इनके बारे में बताएंगे विधान परिषद बनती कैसे, इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, एमएलए कैसे बनते हैं, इनके सदस्य कितने होते हैं, स्टेट वाइज, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इससे संबंधित जुड़े हुए जो अधिकार है या जो उनसे जुड़े हुए क्या है, जो आर्टिकल है। तो 194 में क्या है, एमएलए और एमएलसी को क्या दिए गए हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमने क्या दिया, समता का अधिकार दिया है, वो क्या इसके अपवाद बने हुए, यानी कि भारतीय संविधान ही क्या करता है, असमानता का व्यवहार करता है। लेकिन ये कहा गया जो एक विधि के अनुसार किया गया असमानता का व्यवहार क्या नहीं कहलाएगा, ये नहीं होगा भी उच्च वर्ग का नुकसान हो रहा है, निम्न वर्ग का फायदा हो रहा है, बल्कि इसलिए दिया गया है क्योंकि निम्न वर्ग क्या कर सकते हैं, अपना उत्थान कर सकते हैं। ताकि क्यों क्या हुआ था, जब हम स्वतंत्र हुए तो पूंजीपति तो अपना विकास कर सकते थे, उनके पास तो पैसा था, इनकम के साधन भी थे, बड़े बड़े जिम्मेदार भी थे। लेकिन जो आम जनता थी, आम जनता के पास इतने आर्थिक साधन नहीं थे, इतना पैसा नहीं था भी क्या कर जो खुद अपना विकास कर सके। तो इसके लिए किसको आना पड़ा, राज्य को। राज्य क्या करेगा, जब मदद करेगा, उनको मदद करेगा, चाहे सामाजिक आधार पे हो, चाहे आर्थिक आधार पे हो, चाहे राजनीतिक आधार पर हो, तभी तो क्या सकता है, उनका विकास किया जा सकता है। तो इस प्रकार से क्या रखा हमने, विधि के समान संरक्षण। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी आप क्या कर सकते हो, युक्ति युक्त आधार पर क्या कर सकते हो, असमानता का व्यवहार कर सकते हैं। युक्ति युक्त का मतलब है भी जिस वर्ग को एक्चुअल में क्या है, जरूरत है अपने विकास की, या राज्य को लगे इस वर्ग का विकास होना जरूरी है, तो उसी को दिया जाएगा क्या, आरक्षण। ऐसा नहीं है कि पहले से कोई जिम्मेदार है वो किस में आ जाता है, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, या आईएएस बना हुआ है, उसको भी क्या दिया जाए, असमानता। यानी कि असमानता का मतलब कि उनको भी क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या होना चाहिए, युक्ति युक्त क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए या असमानता होनी चाहिए, किसको पूरा कराने के लिए, विधि का समान संरक्षण देने के लिए। ये यूएसए से इसलिए लिया गया क्योंकि यूएसए में भी क्या चलता था, बहुत ज्यादा भेदभाव चल रहा था, किस किस के बीच में, श्वेत और अश्वेत के बीच में। श्वेतों ने क्या किया था, अश्वेतों का यानी कि काले और गोरे का क्या चल रहा था, विवाद। तो जो काले लोग थे उनका बहुत ज्यादा शोषण किया गया गोरे लोगों के द्वारा। तो जब सरकारें बनी तब अधिकारों का विकास हुआ, तो मानवाधिकार आने लगे। तो वहां की सरकार ने भी क्या किया, अश्वेतों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की जैसी सुविधाएं दे दी, यानी कि उनका संरक्षण करना स्टार्ट कर दिया। और वहीं से प्रभावित होकर हमने क्या कर लिया, हमारे संविधान में लिख लिया, कहाँ पर, आर्टिकल 14 में। यानी कि ये क्या था, आर्टिकल 14। हमने पढ़ा क्या क्या दिए गए हैं, विधि के समक्ष समता है, इसका क्या मतलब है, विधि के समक्ष संरक्षण क्या है, ये किस देश से लिए गए हैं, नकारात्मक इसको क्यों बोला जाता है, सकारात्मक क्यों बोला जाता है, इन सब के बारे में हमने क्या किया, इसके बारे में पढ़ा। तो आगे देखते हैं हम आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 ये क्या कहता है, एक एक को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं। जो लिखी गई बात है वो किस प्रकार क्यों हमारे संविधान में ये लिखी गई है, इनकी क्या जरूरतें महसूस हुई थी, समझ के पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, भेदभाव की मनाही, भेदभाव की मनाही। इसमें क्या कहा गया है, भेदभाव नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा, व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो किस आधार पर नहीं कर सकता, इसमें 5 आधार रखे हैं। ये बात समझने की, इसमें 5 आधार कौन कौन से, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर राज्य या व्यक्ति क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। इसकी क्या की गई है, मनाही की गई है। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, यानी कि ये 5 बातें ही क्या है इसमें लिखी हुई है। इसमें भाषा और निवास स्थान नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ही भाषा और निवास स्थान के आधार पर राज्य क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। इसमें कितना है, भेदभाव की मनाही। इसमें क्या लिखा गया है,
धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है, कुछ क्लोजेज जोड़ी गई है। अब वर्तमान में देखें तो इसमें 6 क्लोजेज है, यानी कि क्या क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 15(1) में क्या है, आर्टिकल 15(1) में यही बताया गया है किसके बारे में, राज्य। राज्य क्या नहीं कर सकता, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, यानी कि भेदभाव नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, राज्य। राज्य के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 15(1). लेकिन राज्य के बाद राज्य क्या नहीं कर सकता, किसी भी व्यक्ति के साथ, भारतीय नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। हाँ, ये किसको प्राप्त है, सिर्फ भारतीय नागरिकों। विदेशियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए दिया गया, इसलिए सिर्फ ये भारतीय नागरिक को दिया गया, क्योंकि अगर कोई बाहर से आया अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लग जाए तो फिर देखो ये अपनी जाति का क्या करने लग जाए, प्रचार प्रसार करने लग जाए, तो यहाँ के मूल नागरिक है उनकी क्या हो जाएगी, हीन भावना आएगी उनमें। तो इस वजह से ये सिर्फ किसको दिया गया है, भारतीय नागरिकों को ही। भारतीय नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो राज्य ये काम करेगा। उसके बाद है 15(2). 15(2) में क्या है, ये दोनों के लिए, दोनों के लिए यानी कि राज्य भी व साथ में व्यक्ति भी, राज्य भी और व्यक्ति भी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर, यानी कि दुकानों में, होटलों में, सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, स्नानघरों में, कुओं पर, तालाबों पर, कुओं पर, दुकानों में, होटलों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, स्नानघरों में, कुओं पर, तालाबों पर, सड़कों पर, मनोरंजन के स्थानों पर, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि राज्य व्यक्ति ये नहीं होगा भी आप इस दुकान में क्यों है, कोई भी दुकान मान लो करियाने की दुकान, आप वहां चले गए, कोई आपसे ये नहीं कह सकता भी तू तो मुस्लिम धर्म है तो आपको मैं चीज नहीं दूंगा। इसी प्रकार से होटलों में, इसी प्रकार से सार्वजनिक स्थानों में, स्नानघरों में, तालाबों पे, कुओं में, सड़कों पर, मनोरंजन के स्थानों पर। क्योंकि आपने देखा था पहले जब भारतीय संस्कृति में क्या हो रहा था, निम्न वर्ग का क्या किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। जब पहले क्या होते थे, सबके लिए कुओं से पानी आना होता था, कुओं से पानी निकालते थे, तब तक इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं आई थी, सबमर्सिबल तो नहीं आए थे, तो उस समय तालाब और कुओं पर सिर्फ उच्च वर्ग ही के लोग ही क्या कर सकते थे, पानी ले आ सकते थे। निम्न वर्ग को पानी भी भरने नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से निम्न वर्ग को क्या ना उठानी पड़े, अपने आप को हीन भावना ना आए, तो इस वजह से राज्य ने क्या कर दिया, संविधान है हमारी, संविधान सभा ने क्या किया, भेदभाव की क्या कर दी मनाही, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, एक बात है इसमें, इसमें मंदिर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसमें यही बातें लिखी, इन स्थानों पर क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो अलग चीज बनाती है क्या है, मंदिर। मंदिर इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप देखते हुए मंदिरों में क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। एक आपने मामला सुना होगा, सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर का, सबरीमाला मंदिर, ये क्या था, केरल में मंदिर है ये। इसमें क्या है, महिलाओं को यानी कि लिंग के आधार पर क्या किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। यानी कि जो महिला 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की है, उनको क्या था, मंदिर में जाने का प्रवेश ही नहीं था, यानी कि वो मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर ही नहीं सकती थी। तो ये तो क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। ये ऐसी व्यवस्था चल रही थी, वहाँ के हाई कोर्ट ने उसी कारण में ये व्यवस्था कर रखी थी। तो ये मामला पहुंच जाता है 2018 में किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। 2018 में किसके पास आया, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी आप क्या कर रहे हो, ये तो भेदभाव कर रहे हो, क्योंकि आप किसका उल्लंघन कर रहे हो, आर्टिकल 15 का, यानी कि लिंग के आधार पर क्या कर रहे हो, आप भेदभाव कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी आप लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि महिलाओं को क्या मिल गया, प्रवेश मिल गया। देखो कहने को तो महिलाओं को क्या मिल गया, सबसे संविधान बना है, अधिकार मिल गए हैं, सैद्धांतिक आधार पर अधिकार है, चाहे उनको राजनीतिक अधिकार है, मिल गए हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं व्यवहार में महिलाओं के साथ क्या होता है, इन अधिकारों का क्या किया जाता है, हनन किया जाता है।
जैसे कोई भी परंपराएं हैं, कोई भी रीति रिवाज है। आपने देखो जितनी भी सारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, सिर्फ किसके लिए बनी हुई है? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है। क्या करने क्या कैसा समाज है? पुरुष प्रधान समाज। पुरुष अपना क्या बनाने रखना चाहता है? वर्चस्व। फिर भी अब अधिकारों का जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हो रही है, तो अपने अधिकारों की क्या कर रही है? वो मांग कर रही है। तो इसमें यही था, सुप्रीम कोर्ट गया मामला सबरीमाला मंदिर का। तो इसमें क्या कह दिया गया? महिलाओं को भी अब मंदिर में प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा, क्योंकि अगर रोकते हो तो किसका उल्लंघन कर रहे हो आप? आर्टिकल 15 का। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। यानी कि यहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। इसके बाद आर्टिकल 15(3), ये क्या कहता है? आर्टिकल 15(3) पहले भी जिक्र कर लिया, अब कर लेते हैं। क्या है इसमें? राज्य। राज्य क्या कर सकता है? महिलाओं व बच्चों का विकास करने के लिए कोई भी क्या कर सकता है? अधिनियम बना सकता है। यानी कि राज्य को ये लगे हुए महिलाओं का विकास करना है, बच्चों का क्या करना है? विकास करना, तो उसके लिए क्या बना सकता है? अधिनियम, कोई भी कानून बना सकता है। तो कैसे? जैसे महिलाओं के लिए क्या बनाया गया? एक कानून बनाया गया, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। 2005 महिलाओं के लिए क्या किया गया? एक महिलाओं को क्या हो सके, क्योंकि क्या हो रहा था? घरेलू अदालत में क्या हो रही थी? उनके साथ हिंसा का व्यवहार होता था। जैसे आपने देखा देश का मामला हो गया, चाहे या उनको क्या किया जा रहा था? मारपीट किया जा रहा था। तो इसने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने या राज्य ने क्या किया? एक कानून बनाया, संसद ने कानून बनाया, क्या? महिलाओं को घरेलू हिंसा के आधार पर क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि क्या होगा? उनके साथ आप हिंसा जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। फिर एक आपने वाद सुना होगा, विशाखा। विशाखा व अन्य वर्सेस राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार 1997 का बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ ये। इसके लिए महिलाओं को स्थिति को ऊपर उठाने के लिए। देखो मामला क्या था? राजस्थान में एक महिला थी, बंवरी देवी। बंवरी देवी वो वहाँ क्या थी? राज्य सरकार में कर्मचारी थी, और उसको वो काम कर रही थी महिलाओं का विकास करने के लिए। महिलाओं का क्या करने के लिए? विकास करने के लिए। तो राजस्थान में एक परंपरा चल रही थी, क्या? बाल विवाह की परंपरा बहुत ज्यादा चल रही थी। यानी कि छोटी उम्र में ही क्या कर दिया जाता था? बाल विवाह कर दिया जाता। वो अभी तक भी देखो संविधान लागू हो गया हमारा 50 में, लेकिन अभी भी क्या चल रही है? परंपराएं चल रही है। कई मामले ऐसे अभी भी मिल जाते हैं जहां पर महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है, समानता का व्यवहार किया जा रहा है अभी भी। इतने हम आधुनिक हो भी गए हैं। तो ये ऐसा ही मामला था। बंवरी देवी ने आवाज उठाई क्या करने के लिए? जो बाल विवाह है उसको क्या किया जाए? रोका जाए। तो कुछ इसमें जमींदार है गुज्जर समुदाय से संबंधित। गुज्जर समुदाय के गुज्जर समुदाय के जमींदारों ने क्या किया? सामूहिक रूप से इस महिला का यानी बंवरी देवी का क्या कर दिया? बलात्कार कर दिया। यानी कि सामूहिक रूप से, क्योंकि ये कम्हार जाति से थे, तो इस वजह से, एक तो ये नीमन जाति होने की वजह से, और क्या महिला होने की वजह से, और क्या भी क्या कर रही थी? बाल विवाह का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। तो इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया? बंवरी देवी का बलात्कार कर दिया। तो ये चली गई हाई कोर्ट में, यानी कि राजस्थान के जो हाई कोर्ट में, वहां चली गई। इसने कहा भी मेरा बलात्कार किया गया, क्योंकि ये सजा है, बलात्कार आप नहीं कर सकते हो। तो हाई कोर्ट ने इसके मामले में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, और क्या कर दिया? उन जो अपराधी थे उनको ऐसे ही आजाद छोड़ दिया गया। लेकिन ये बात दबी नहीं, इसके साथ क्या लगे? और भी जो महिला संगठन थे, और भी जो एनजीओ थे, यानी कि एनजीओ एनजीओ और महिला संगठनों ने मिलकर कहां पर अपील डाल दी? PIL के तहत सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि ये मामला कहां पर आ गया? 1997 में सुप्रीम कोर्ट में। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। PN भगवती की देन है जो हमारे न्यायाधीश हुए हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। जनहित याचिका क्या होती है, कैसे ये भारतीय संविधान में शामिल हुई, या जो क्या कृषि शक्ति है ये सुप्रीम कोर्ट की। कहने का मतलब क्या है भी? आप अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो आप क्या कर सकते हो? PIL के तहत भी सुप्रीम कोर्ट में अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। तो यही किया इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया तो उसने देखा भी ये क्या हुआ? ये तो बहुत गलत हुआ है,
देखो कितनी नीच हरकत है ये, यानी कि एक महिला का क्या किया जा रहा है, जबरदस्ती जबरदस्ती से और सामूहिक रूप से क्या किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। ये तो अपने आप में क्या है, मानव 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 की, जो हम मानते हैं मानव, बहुत ही क्या है, दुष्ट है। इस नजरिए से देखें तो, इस घटना को अगर हम देखें तो, जैसे होब्स कहता था भी मानव का जो स्वभाव वो क्या है, घृणापूर्ण है। मैकियावेली ने भी ऐसी बात कही। इस नजरिए से देखें तो हमें ऐसा ही लग रहा है। तो क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, और क्या कानून बनाया, इसके तहत कह दिया गया जब भी महिलाएं आजीविका 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 के रूप में जहां पर भी काम कर रही है, यानी कि जीविका कमाने के लिए जहां पर काम कर रही है, उनके साथ यौन उत्पीड़न उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। यानी कि यौन उत्पीड़न नहीं किया जा सकता कहां पर, जहां पर वो काम कर रही है। यानी कि केस किससे संबंधित है, महिलाओं को किस क्या अधिकार मिल गया, ये अधिकार मिल गया कि जहां पर वो काम करती है वहां पर उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न नहीं किया जाए, यौन उत्पीड़न यानी कि उनके साथ बलात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये क्या था, कौन बना रहा है, न्यायालय ने इसके मामले में देखा, और ये क्या है, अगर कोई करता पाएगा तो उसको सजा का प्रावधान किया गया। यानी कि क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 15(3) में राज्य, सुप्रीम कोर्ट इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट तो क्यों, मौलिक अधिकारों का क्या है, संरक्षण ही माना गया। मौलिक अधिकार को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, न्यायालय ही करता है। ये तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमें राज्य व सरकार के विरुद्ध दिए गए हैं, न्यायालय तो उनका संरक्षण है, फिर भी राज्य क्या कर सकता है, महिलाओं बच्चों को ऊपर उठाने के लिए, उनका विकास करने के लिए अधिनियम बना सकता है, जैसे ये बनाया गया महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, और सुप्रीम कोर्ट ने भी काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट वाद पेपर में भी आता है। पेपर में कुछ वाद ऐसे है जो मिलान करने के लिए आते हैं, जैसे पूछ लिया जाएगा आपसे शंकरी प्रसाद का मामला कौन सी सन में आया, ये पूछ लेंगे शंकरी प्रसाद में किस प्रकार का निर्णय दिया गया। ऐसे मामले क्या आते हैं, पेपरों में आते हैं, यानी कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे। महिला व बच्चों का क्या कर रहा है यहाँ पर, संरक्षण कौन कर सकता है, राज्य। उसके बाद है आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, इसमें है SC ST और OBC को क्या दिया जा सकता है, सरकारी शैक्षणिक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। आपने पिछली क्लास देखी तो उसमें एक मामला आया था, कौन सा मामला था, चंपकम दोईराजन वर्सेस मद्रास स्टेट यानी कि आज का जो क्या है, तमिलनाडु है, मद्रास स्टेट 1951 में। इसमें क्या था, इस के तहत क्या हुआ था, जो मद्रास में क्या चल रहा था, 1927 से एक कानून चल रहा था। एक क्या कानून था वो, सरकारी शिक्षण स्थानों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर क्या दिया जा रहा था, आरक्षण दिया जा रहा था। इसने क्या किया, वहां पर 4 मेडिकल कॉलेज थे, तो उन्हें वहां इंटरेस्ट दिया, और इसके नंबर बहुत ज्यादा है दूसरी कैटेगरी से, तो फिर भी इसको एडमिशन नहीं मिला। तो इसके साथ किसका भेदभाव हुआ, मौलिक अधिकारों का भेदभाव ऐसे हुआ क्योंकि धर्म के आधार पर क्या किया जा रहा था, वहां पर सीटों का बंटवारा किया जा रहा था। जाति के आधार पर क्या किया गया था, वहां पर बंटवारा, देखिए ब्राह्मणों के लिए अलग थी, SC के लिए अलग थी, ST के लिए अलग थी। तो ये चली गई कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। इसने कहा भी मेरा तो आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 29 का क्या हुआ है, हनन हुआ है। क्यों हनन हुआ, क्यों 15 में जाति के आधार पर क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और आर्टिकल 29(2) क्या कहता है, राज्य द्वारा पोषित कोई भी शिक्षण स्थानों में धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर एडमिशन के समय कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। कहने का मतलब ये भी, आपकी जब भी एडमिशन लेना चाहते हो तो ये नहीं कहा, कोई भी कह सकता भी आपकी तो जाति निमन है तो आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं देंगे। तो इसके साथ तो हुआ, तो ये कहाँ चला गया मामला, मद्रास की हाई कोर्ट में। पहले मामला कहाँ गया, हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर उसने कहा भी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कौन, चंपकम दोहिराज, जो स्टेट क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि किसका हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो यहाँ पर वो केस जीत गई, और क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया गया, किसकी बजाय, DPSP की बजाय। लेकिन मद्रास स्टेट यानी कि वो क्या करना चाहता था, निम्न वर्ग का क्या करना चाहता है, उत्थान करना चाहता है। तो ये मामला कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो मद्रास स्टेट ने कहा कि देखो हम तो क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 37 और आर्टिकल 46 क्या क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। आर्टिकल 37 क्या कहता है,
आर्टिकल 37 ये कहता है कि जब भी कोई भी कानून बनाया जाएगा, सरकार कोई भी कानून बनाएगी वो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। तो सार्वजनिक हित तो किसमें है, सभी का विकास में है। हम तो क्या दे रहे हैं, निम्न जाति का विकास कर रहे हैं, उनके लिए एडमिशन की क्या कर रहे हैं, सुविधा कर रहे हैं। और आर्टिकल 46 क्या कहता है, इसमें तो लिखा भी हुआ है भी SC ST और अन्य दुर्लभ वर्ग के लिए सरकार क्या करेगी, शैक्षणिक स्थानों में एडमिशन कराने के लिए क्या करेगी, सुख सुविधाएं देगी। जैसे आपने देखा भी होगा स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती है, यानी कि क्या कहा मद्रास स्टेट ने, यानी कि वहाँ की राज्य सरकार ने कहा भी हम तो क्या करें, इसके तहत क्या कर रहे हैं, सार्वजनिक हित का भला कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा फैसला भी देखिए, अब ठीक है अच्छी बात, आप फैसला यानी कि सार्वजनिक हित के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ भी सरकारें क्या नहीं कर सकती, यानी सरकार यानी कि राज्य, राज्य का मूर्त रूप कौन है, सरकार, सरकार ही सारे काम देखती है राज्य की, तो क्या नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। इस वजह से क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी बजाय, DPSP की बजाय, क्योंकि मौलिक अधिकारों को क्या माना गया है, न्याय योग्य है। ये DPSP न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में DPSP के खिलाफ नहीं जा सकते, मौलिक अधिकारों के खिलाफ आप सीधे ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। तो चंपकंद ने यही किया। लेकिन जब ये बात संसद तक गई तो संसद में किसकी सरकार थी, नेहरू सरकार, और नेहरू सरकार ने क्या किया था, वो भी क्या करना चाहती थी, आम जन का भला करना चाहती थी। जैसे हमने शंकरी प्रसाद के मामले में देखा था, तो उसने क्या कर दिया, पहला संवैधानिक संशोधन किया, पहला संवैधानिक संशोधन, पहला संवैधानिक संशोधन किया, और क्या लिखवा दिया, पहले क्लॉज कितनी थी, सिर्फ 3 थी, मूल संविधान में 3 थी, तो 15/4 में क्या करवा दिया, पहली फर्स्ट संशोधन करके 15/4 में SC व ST को क्या दिया जा सकता है, सरकारी शिक्षण संस्थानों में क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। और ये मामला कहाँ डाल दिया फिर, 9वीं अनुसूची में, और 9वीं सूची का आपको पता ही, एक बार मामला वहां चला गया, कोई भी कानून वहां चला गया तो उसकी न्याय पुनरीक्षण आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या मिला, SC ST व OBC को क्या मिला, आरक्षण की सुविधा मिली, कहाँ पर, सरकारी शिक्षण संस्थानों में। इससे संबंधित केस देख लेना, चंपकम गोहीराजन का जो केस आया। तो उसके बाद है 15/5, यहाँ पर क्या लिखो, ST व OBC में को निजी शिक्षण स्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में, निजी शिक्षण संस्थानों में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। 93 संविधान संशोधन किया था 2005 में, यानी कि सरकारी शिक्षण स्थानों में आरक्षण मिल गया, अब किस में दिया जाएगा, निजी शिक्षण स्थानों में भी क्या दिया जाएगा, आरक्षण की सुविधा की जाएगी। तो क्वेश्चन यही से आया था, क्वेश्चन क्या आया था, जो SC ST OBC को निजी शिक्षण स्थानों में आरक्षण दिया गया वो कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया था, तो कौन सा था, 93वां संवैधानिक संशोधन 2005। और क्या था, 15/6 में और जोड़ दिया, और वर्ग का उत्थान किया गया, किसका, EWS का, आपने नाम सुना होगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्या है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसको ऊपर उठाने के लिए क्या किया है, सरकार ने 10% आरक्षण दे दिया गया, किसमें, दोनों ही जगह, इसमें सरकारी व निजी शिक्षण स्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, इसमें क्या किया गया, 10% आरक्षण दे दिया गया 15/6 में EWS को, और ये जोड़ा गया 103 वहाँ क्या करके, संशोधन करके 2019 में किसको आरक्षण मिल गया, EWS को। यानी कि ये क्या है, आर्टिकल 15 किसके बारे में बताता है, भेदभाव की मनाही, किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, धर्म जाति लिंग मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर। तो 15/1 में क्या है, राज्य के बारे में बताया, राज्य क्या नहीं कर सकता, धर्म जाति लिंग मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 15/2 क्या कहता है, राज्य व्यक्ति दुकानों में, होटलों में, सार्वजनिक स्थानों में, स्नानागारों में, कुओं में, तालाबों में, सड़कों पर, मनोरंजन के स्थानों पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, दोनों ही राज्य और व्यक्ति भी, इसमें मंदिर नहीं रखा हुआ है। 15/3 में क्या, महिला और बच्चों के लिए क्या बना सकता है, कानून बना सकता है, अधिनियम बना सकता है, कौन, राज्यों का विकास करने के लिए। 15/4 में क्या है, SC ST OBC के लिए सरकारी शिक्षण स्थान में क्या दिया है, आरक्षण, कौन सा संशोधन करके, फर्स्ट संवैधानिक संशोधन करके, कब, 1951 में। 15/5 में क्या, SC ST OBC को क्या इसमें आरक्षण मिला,
निजी निजी शिक्षण संस्थानों, सरकारी में कहाँ मिल गया 15/4 में, 15/5 में कहाँ मिल गया निजी शिक्षण स्थानों में, 93 संविधान संशोधन 2005 में, और 15/4 में क्या दिया गया EWS को आरक्षण दिया गया है। ये था आर्टिकल 15। एक आर्टिकल और करते हैं आज, बाकी करेंगे कल। देखिए आर्टिकल 16 ये क्या कहता है, ये किसके बारे में कहता है, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता। देखिए किसके बारे में कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समता दी गई है। ये क्या है, लोक नियोजन है कि सरकारी नौकरियों में क्या नहीं कर सकते, समानता दी गई है अवसर की, सबको क्या मिलेगा, समान अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। यानी कि राज्य क्या नहीं कर सकता, धर्म, जाति, लिंग, वंश, उद्भव व निवास स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि पहले 15 में क्या थे, 5 प्रकार के 5 आधार थे जो भेदभाव नहीं कर सकते, और इसमें क्या है 2 और ऐड ऑन कौन से, धर्म, जाति, लिंग, वंश, उद्भव, निवास स्थान और जन्म स्थान। जन्म स्थान पहले भी था, यानी कि जन्म स्थान, इन 7 आधारों पर क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहां पर, लोक नियोजन, लोक नियोजन की सरकारी नौकरियों में क्या दी गई है, अवसर की समता। ये आर्टिकल भी किसके लिए है, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ये दिया गया है। तो आर्टिकल 16(1) में क्या है, आर्टिकल 16(1) में ये दिया गया, विराज्य किसी भी कार्यालय में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, वंश क्या है, उसका उद्भव कहाँ हुआ, उसका निवास स्थान कहाँ पर, जन्म स्थान कहाँ पर है। यानी कि राज्य इस आधार पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16(2) क्या कहता है, भी किसी को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, कहाँ पर, नौकरी लगने में। यानी कि किसी को ये नहीं कहा जाएगा भी आपका धर्म नहीं है तो आप योग्य नहीं हो, या आपकी जाति नहीं है तो आप योग्य नहीं हो, आप महिला हो तो योग्य नहीं हो, आपका वंश और है, यानी कि इस आधार पर आपको क्या नहीं किया जाएगा, नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा, या आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा। उद्भव और निवास स्थान, जन्म स्थान, इन आधार पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। इस आधार पर आप क्या नहीं ठहरा जाओगे, अयोग्य नहीं ठहराए जा सकते। अयोग्य तभी हो सकते हो जब क्या कर सकती है, जैसे मान लो किसी भी नौकरी क्या है, 18 वर्ष क्या रखी है, उम्र डिसाइड करेगी, 18 वर्ष की जो बच्चा होगा वही क्या कर सकता है, फार्म भर सकता है। उस आधार पर तो क्या किया जा सकता है, अयोग्य ठहराया जा सकता है, लेकिन इस आधार पर आपको कभी भी अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद है 16(3). 16(3) कहता है, राज्य या संसद, संसद क्या कर सकती है, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है, भेदभाव आधार पर भेदभाव कर सकती है। आर्टिकल 16(3) कहता है, संसद निवास स्थान, यानी कि एक या कौन सा निवास स्थान के आधार पर क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, किसमें, सरकारी नौकरियों में। कैसे, आप देखते भी होंगे, जब भी एक मान के चलो हरियाणा राज्य ने वैकेंसी निकाली, 100 वैकेंसी निकाली मान के चलो, उसमें से क्या होगा, 85-15 का रेशो रखा जाता है। 85 यानी कि कौन लगेंगे, सिर्फ उस राज्य के रहने वाले निवासी ही, और 15 जो अदर स्टेट से क्या कर सकते हैं, फार्म भर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। कौन कर सकता है, संसद। उसके बाद है आर्टिकल 16(4), इसमें वही है क्या है, SC ST व OBC, SC ST और OBC को क्या दिया गया है, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी में क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। यानी कि 16(4) क्या कहता है, SC ST व OBC को क्या दिया गया है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। हाँ, आरक्षण उसी को मिलेगा जो एक्चुअल में क्या है, जो शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ा हुआ है। आरक्षण किसे मिलेगा, जो शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ा हुआ है, उसी को आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर आर्थिक आधार पर बात नहीं की गई है। एक बात याद रखना, जहाँ पर जो आरक्षण दिया जाएगा कैसे दिया होगा, जो शैक्षणिक व सामाजिक आधार पर पिछड़ा होगा, आर्थिक आधार की यहाँ पर बात नहीं की गई है। उसको आरक्षण नहीं मिलेगा जो पहले से क्या है, सरकारी नौकरी में, यानी कोई IAS है, उसके परिवार को भी क्या दिया जाए, आरक्षण, ऐसा नहीं कर सकते।
तो SC ST OBC को क्या देता है 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण। एक और है 16(4)A, ये क्या कहता है, यानी कि SC व ST इसमें 2 की बात की गई है, OBC इसमें नहीं है। 16(4)A में इसमें क्या है, SC व ST को पदोन्नति में क्या दिया गया है, आरक्षण। यानी कि आप क्या हो, नौकरी तो लग गई हो, तब भी जब आपका प्रमोशन होगा तो उसमें भी क्या है, किसकी बात करता है, ये आरक्षण की। हाँ, एक वीडियो अलग से बनाइए आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि आरक्षण को लेकर क्या रहता है, ये रहता है भी किसी को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कुछ कहते हैं आरक्षण होना चाहिए, कुछ कहता है नहीं होना चाहिए। उसमें समझेंगे होना चाहिए तो क्यों जरूरी है और नहीं होना चाहिए तो क्यों जरूरी है, इसके लिए क्या बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। SC ST या OBC को क्यों मिला, OBC के लिए जो मंडल आयोग बने था वो क्या था, इन सब के बारे में आरक्षण से संबंधित एक वीडियो आप अलग से बनाएंगे। तो ये क्या है, SC व ST को क्या दिया गया है, पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है, कहाँ पर 16(4)A में। उसके बाद 16(5), ये क्या कहता है, धर्म के आधार पर क्या किया जा सकता है, असमानता का व्यवहार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे मान के चलो कोई भी मंदिर में किसी की पुजारी की क्या करनी है, नियुक्त करना है या पुजारी लेकर आना है, तो वहाँ की जो मंदिर ने जो भी कमेटी बना रखी है वो कह सकती है भी हम तो सिर्फ किसको लेकर आएंगे, हिंदू को ही लेकर आएंगे, वही पुजारी होगा। इसी प्रकार से मस्जिद में कह सकते हैं भी हम तो कह सकते हैं जो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति होगा हम तो उसी को लेके आएंगे। इसी प्रकार से सिख में जो गुरुद्वारा में जो पाठ पढ़ते हैं तो कह सकते हैं भी जो सिख धर्म से संबंध है उसी को लेकर आएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, असमानता के आधार पर या धर्म के आधार पर क्या की जा सकती है, असमानता का व्यवहार किया जा सकता है। किसमें, 16(5) में। आर्टिकल है 16(6), इसमें किसके लिए, EWS को क्या दिया गया है, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरी में क्या दिया है, आरक्षण दिया गया है, कितना, 10%, 10% क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है। 103 संशोधन करके, 103वां संवैधानिक संशोधन करके 2019 में, यानी कि EWS को क्या दिया गया है, आरक्षण 10%, कहाँ पर, सरकारी नौकरियों में। ये किसकी बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की समता। आर्टिकल 16, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, उद्भव, निवास स्थान और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 में राज्य नहीं कर सकता भेदभाव इस आधार पर किसी भी कार्यालय में, या इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता भी इसकी तो क्या है, धर्म अलग है, जाति अलग है, लिंग अलग है, वंश अलग है, उद्भव कुछ और है, उद्भव के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर। 16(3) में संसद निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। आपने देखा भी हो जब भी पोस्टें आती है उस आधार पर क्या किया जा सकता है, निवास स्थान के आधार पर, सिर्फ किसको अधिकार है, ये संसद को निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये लगता ये है भी निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन 16(3) क्या कहता है, संसद कर सकती है निवास स्थान के आधार। एक ही रखा गया, कौन सा आधार है, निवास स्थान। ये एक बार जरूर देख लेना आप अच्छे से। 16(4) में क्या है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, किसको, SC ST और OBC को। 16(4)A में क्या है, SC ST को क्या दिया गया है, पदोन्नति में क्या दिया गया, आरक्षण। 16(5) में धर्म के आधार पर क्या है, असमानता का व्यवहार किया जा सकता है, और 16(6) में क्या है, EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, बाकी करेंगे कल। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। आराम से पढ़ना